नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं बी स्टार न्यूज। अब तक की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान की एक खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। और ये खबर कौन सी है? खबर है एनकाउंटर की। पुलिस ने 18 घंटे एनकाउंटर किया और इस 18 घंटे के एनकाउंटर में लगभग 10,000 राउंड गोलियां चली और इस एनकाउंटर के अंदर हेलीकॉप्टर तक का इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर जिस माफिया को, सरगना को, ड्रग तस्कर को मारा गया, फैजल जट और फैजल शहजाद, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरे घर को छलनी कर दिया गया। ये दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला एनकाउंटर है। लगभग 18 घंटे, 14 घंटे की पुष्टि है, लेकिन फिर भी 14 से 18 घंटे का जिक्र हो रहा है। पाकिस्तान के गुजरात जिले में यह एनकाउंटर हुआ, लगभग 14 से 18 घंटे का, जिसके अंदर पुलिस ने सुबह से लेकर रात तक और अगले दिन सुबह तक 7 बजे तक गोलियां चलाई। आखिरकार यह एनकाउंटर इतना लंबा क्यों चला और कैसे फैजल जट पाकिस्तान का इतना बड़ा ड्रग माफिया बन बैठा, तस्कर बन बैठा, जिसको खत्म करने के लिए पुलिस को यह ऑपरेशन करना पड़ा। यह ऑपरेशन हो गया 19 दिसंबर 2024 को हुआ, लेकिन इसके बाद जो राजनीति शुरू होती है और कहा गया इसमें भारत का हाथ है। कैसे है भारत का हाथ और भारत के ऊपर आरोप क्यों लग रहे हैं? इसीलिए यह खबर आपके लिए है और आपको जाननी चाहिए और समझना चाहिए भारत के ऊपर आरोप क्यों लगा और यह जो पूरा नशे का जो कारोबार है यह कैसे फैला हुआ है पाकिस्तान के अंदर, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। और बिना राजनीतिक आकाओं के ऐसे लोग पनप नहीं सकते, तो किस किस तरह के लोगों का उसको संरक्षण था, किसने पाला पोसा उसको पाकिस्तान में, किसने इतना बड़ा कर दिया पाकिस्तान में इसको कि वो इतना बड़ा ड्रग तस्कर बन बैठा और उसी को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की पुलिस को इतना बड़ा एनकाउंटर करना पड़ा। 18 घंटे ये चला और फैजल जट को मार गिराया। तो आखिरकार ऐसी कौन सी बात हो गई कि पुलिस को यह एक्शन लेना पड़ा? इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में पाकिस्तान से वारिस रजा जुड़ेंगे और तमाम जानकारी उनसे लेंगे कि भैया क्यों भारत के ऊपर आरोप लग रहा है। लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट। पाकिस्तान के पंजाब के गुजरात जिले के हंज गांव में 14 घंटे तक चले जबरदस्त पुलिस एनकाउंटर में कुख्यात ड्रग माफिया फैजल जट, उसके भतीजे और 2 अन्य साथियों को मार गिराया गया है। जिसके बाद यह ऑपरेशन 18 दिसंबर 2024 की दोपहर शुरू हुआ और 19 दिसंबर की सुबह समाप्त हुआ था, जिसमें फैजल के अपराध साम्राज्य का अंत हो गया। एनकाउंटर में फैजल के पक्के मकान की दीवारें गोलियों से छलनी हो गई थी, जो इस ऑपरेशन की भयावहता को दर्शाती हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान भारी मात्रा में गोला बारूद, ग्रेनेड और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। फैजल जट के आखिरी पलों का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उसने कहा था कि अगर मैं बच गया तो मुझे जट मत कहना। यह शब्द अब एक बड़ी चर्चा का विषय बन गया है, जो अपराध, न्याय और इस भयंकर मुठभेड़ पर सवाल खड़े कर रहा है। फैजल जट को फैजल हंज के नाम से ही जाना जाता था। वह ड्रग तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का सरगना था। उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। उसके खिलाफ पहले भी कार्रवाई हुई थी, लेकिन इस बार उसके नए मकान में छिपे होने की जानकारी पुलिस को चौंका गई। रहमानिया पुलिस स्टेशन ने एसएचओ हाजी सगीर अहमद भंडार ने इस ऑपरेशन को एक बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि जो भी कानून व्यवस्था पर हमला करेगा उसका यही अंजाम होगा। यह ऑपरेशन पाकिस्तान में संगठित अपराध के खिलाफ बढ़ते संघर्ष को दर्शाता है, लेकिन यह सवाल भी उठता है कि फैजल जैसे अपराधी इतने लंबे समय तक सिस्टम से बचने में कैसे कामयाब रहे। रिपोर्ट अभी आपने अपने टीवी स्क्रीन पर देखी। पाकिस्तान में क्या हुआ, कैसे ये एनकाउंटर हुआ और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वारिस रजा, पाकिस्तान से सीधे बात करेंगे उनसे। वारिस रजा, कैसे बन गया फैजल जट इतना बड़ा ड्रग माफिया है, तस्कर, पूरी जानकारी आपसे। पाकिस्तान में कैसे फैला सबसे बड़ा कारोबार? वारिस रजा, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? वारिस रजा, वारिस रजा, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
वारिस चलिए, वारिस रजा जैसे हमसे जुड़ते हैं, आवाज उन तक हमारी पहुंचती है, हम समझेंगे आखिरकार इसके क्या क्या सामाजिक कारण है, राजनीतिक कारण है, और पाकिस्तान के अंदर ये कैसे इतना बड़ा डॉन बन गया, और इसको खत्म करने के लिए पाकिस्तान पुलिस को इतना बड़ा एनकाउंटर करना पड़ा कि जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है ना। तो ये कैसे हो रहा है और क्यों हुआ, वारिस रजा हमसे जैसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। फैजल जट, फैजल शहजाद और उसके साथ में 2 साथी और थे, 4 लोगों का एनकाउंटर हुआ। सुबह 7 बजे जब पुलिस ने अंदर जाकर देखा, जब गोलियों की आवाज चलनी बंद हो गई, जिसमें ये जो फैजल जट है इसके साथी AK-47 जैसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे, जब वो गोलियां चलनी बंद हो गई, उसके बाद पुलिस ने अंदर जाकर देखा तो 4 लाशें पड़ी हुई थी, और जब 4 लाशें पड़ी हुई थी उनके आधार पर पुलिस ने पुष्टि कर ली कि अब फैजल जट खत्म हो गया। 19 दिसंबर 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा एनकाउंटर होता है पाकिस्तान में। 14 से 18 घंटे तक यह एनकाउंटर चलता है और पुलिस को 10,000 राउंड से भी ज्यादा गोलियां चलानी पड़ती हैं, और इस ऑपरेशन के अंदर हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। इतना बड़ा माफिया था, इतना बड़ा डॉन था पाकिस्तान का फैजल जट। गुजरात जिले के अंदर यह कार्रवाई हुई। तो पाकिस्तान पुलिस ने यह कार्रवाई कैसे की, इसकी प्लानिंग कैसे की, और यह एनकाउंटर इतना लंबा चला, उसके अंदर क्या पुलिस का कोई भी जवान जख्मी हुआ या शहीद हुआ, यह क्या रहा, और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो कैसे देखते हैं इसको, पाकिस्तान के जितने सियासतदार हैं और सियासतदान हैं वो कैसे देखते हैं इसको, किस किस का नाम इससे जुड़ा, और कौन कौन है वो राजनीतिज्ञ या फिर हुक्मरान जिनके नाम इसके साथ जुड़े, और आखिरकार क्यों भारत की तरफ उंगलियां उठा दी पाकिस्तान ने। ये ठीक वैसे ही हो गया जैसे कि ये कहा जाता है इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है, तो भारत का नाम क्यों ले दिया, आखिरकार भारत का क्या मतलब है इससे, या फिर नशे का कारोबार में क्या भारत के भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिनका सीधा संबंध फैजल जट से था। तो पूरा ये नेक्सस क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा ड्रग माफिया, ड्रग तस्कर, और कितने प्रकार के धंधे थे उसके, उन सभी को समझने की कोशिश करेंगे। जी, हमारे साथ में भारत से VN झा ग्रुप कैप्टन जुड़ गए फोन लाइन पर। VN झा साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। VN झा साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप रिटायर्ड हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, पाकिस्तान के अंदर यदि इस तरह का कोई ड्रग माफिया, ड्रग तस्कर या इस तरह का कोई भी व्यक्ति पनप सकता है, बड़ा बन जाता है, डॉन बन जाता है, और इसको लेकर 18 घंटे का एनकाउंटर चलता है, तो इसका मतलब बहुत बड़ी बात है। आप कैसे देखते हैं ये कैसे पनप जाते हैं ऐसे लोग और इतने बड़े बन जाए, पुलिस को इतना बड़ा एनकाउंटर करना पड़े और उसके बाद भारत के ऊपर आरोप लगा दिया जाए कि भारत का हाथ है इसमें। देखिए, पाकिस्तान की हमेशा से ये नियति रही है, वहाँ के खुद ही जितने जो चाहे जिहादी हों, चाहे आतंकवादी हों, चाहे ड्रग माफिया हों, इनका वहाँ पे एक बड़ा सा बहुत बड़ा रैकेट है। ये छोटी मोटी चीज नहीं है। देखिए, वहाँ पे एक ड्रग का रैकेट जो है वो आज से नहीं, आज से कई दशकों से वहाँ पे चला आ रहा है। और वहाँ की सरकार क्लेम करती है कि वहाँ पे जितने ओपीएम थे या बाकी सब जो चीजें थी, ड्रग्स थे, उसको खत्म कर दिया गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वहाँ पे ड्रग का रैकेट हमेशा से चलता रहा है, और उसके अलावे अफगानिस्तान से ड्रग का जो रास्ता है वो पकड़ता है पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान बाकी जगहों पे भेजने की कोशिश करता है। तो इसलिए पाकिस्तान का हमेशा से ड्रग में एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। ड्रग के चाहे प्रोडक्शन में या फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशन में पाकिस्तान हमेशा इसमें रहा हुआ है। और ड्रग के जो पैसे होते हैं ये बहुत बड़े पैसे होते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक एक केजी का दाम लगभग 1-1 करोड़ होता है जो प्रोसेस जो ड्रग्स होते हैं।
तो ड्रग माफिया वहां पे हमेशा से चलता रहा है। अच्छा वीएन झा साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि पाकिस्तान एक तरीके से मुख्य सप्लायर है आसपास के देशों के लिए, चाहे नेपाल हो, हम ये समझे नेपाल और श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे जो देश हैं जो आसपास से घिरे हुए हैं, यदि हम भारत की बात करें तो भारत की सेना के लिए कितनी बड़ी चुनौती है कि पाकिस्तान के ड्रग तस्करों को रोकना और उसके खेप को पकड़ लेना? ये बहुत बड़ी चुनौती। देखिए, सेना यूजुअली इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है, क्योंकि जो बॉर्डर होता है वो बीएसएफ द्वारा गार्डेड होता है। चाहे ये एलओसी हो तो यहाँ पे बीएसएफ है, चाहे एलएसी हो तो वहाँ पे आईटीबीपी होती है, और बाकी जगहों में भी जो बॉर्डर फोर्सेस होते हैं वो सेना से अलग होते हैं। ये मोस्टली पैरामिलिट्री होते हैं, तो इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर देख रहे हैं आप, हमेशा ये सुनते आ रहे होंगे कि पाकिस्तान और पंजाब के बॉर्डर पे जो ड्रोन्स हैं वो एक्टिव हैं, चाहे वो कभी ड्रग ला रहे हैं, कभी वो वहाँ पे वेपन गिरा रहे हैं या वेपन सप्लाई कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की नेफरियस जो एक्टिविटी है वो हमेशा से चलती रही। तो ड्रग जो है ये उनका बड़ा धंधा है, और वहाँ पे ड्रग टैबलेट्स जो हैं वो आम आदमी नहीं है, या तो वहाँ के सेना के अधिकारी हैं, या वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, या वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, या फिर जो चौथा विंग है पाकिस्तान में आर्म फोर्सेस का, वो है जिहादी विंग, या तो फिर जिहादी इसमें हैं। तो इन सबों ने वहाँ पे ड्रग की रैकेट चला रखी है, और इसीलिए इनके अपने अपने माफिया हैं। देखिए, पुलिस भी इनकी माफिया है। पुलिस भी उन ड्रग जो पेडलर्स हैं उनको संरक्षण देती है। तो ये जो अभी गोलीबारी हुई है जी, इसमें चाहे वो जो ड्रग माफिया है उनकी प्राइवेट आर्मी है या फिर पुलिस की तरफ से हुई है, तो ये वहाँ पे पहले भी हुई है, और इस बार थोड़ा सा लंबा खींचा है। इस बार बहुत बहुत लंबा खींचा है। आज के दिन में आप ये मान के चलिए कि पाकिस्तान की जो आवाम है, आम जो जनता वहाँ की है, वो भूखमरी से त्रस्त है। वो हर तरह की जो एक क्रंच है उससे क्रस्त है। उनके पास में पैसे नहीं है, रोटी खाने के लिए अनाज नहीं है। तो ये सब चीजें वहाँ पे हैं। वहाँ पे सबों को बिजली नहीं पहुँचती है, एनर्जी। चलिए वीएन झा साहब, हमारे साथ में पाकिस्तान से वारिस रजा जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। वारिस रजा साहब, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा हमसे बात कर रहे थे, बता रहे थे सीमाओं के बारे में, किस तरीके से ये कारोबार फलता फूलता सब कुछ होता है। मैं थोड़ा आपसे समझना चाहता हूँ, फैजल जट, ये फैजल शहजाद और साथ में 2 लड़के जो और जिसके अंदर मारे गए हैं, थोड़ा फैजल जट का जो कारोबार है इतना बड़ा कैसे बना? बिना राजनीतिक संरक्षण के तो नहीं बनेगा। थोड़ा बताइए क्या क्या था पूरा मामला। देखिए, इसका अगर मैं ये कह रहा हूँ, इसके अगर फैक्ट्स एंड फिगर के बुनियाद पर हम जाएंगे तो हमें तारीख का मुताला करना पड़ेगा। बात यह है कि तारीखी तौर से पाकिस्तान जो है ना एक सिक्योरिटी स्टेट के तौर पर जाना गया, जो कि दुनिया में डेमोक्रेटिक वैल्यूज के एतबार से बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। लिहाजा उसी सिक्योरिटी स्टेट की बुनियाद पर यहाँ पर सिक्योरिटी के स्टेट वालों ने जो है वो अपने अपने जो है मुख्तलिफ जो है ना कॉर्नर्स बनाए। उनमें स्मगलिंग का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा था उसमें। और ये अगर 77 बरस की तारीख आप उठा के देखें तो उसमें यानी आपकी सिविल सर्विस के जो पुलिसिंग से ज्यादा जो है यहाँ की सेनाओं के जो जितने भी अफराद आए हैं उनका एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। इससे आप किसी से डिनाई नहीं कर सकते। तारीख है कि अब आ जाइए इस तरफ कि इसको इस वक्त क्यों यानी शिद्दत के साथ जो है ना उसका मुकाबला किया जा रहा है। अब सूरत हाल है कि मेरा अपना दानिश ये है और सियासी दानिश में मुझे कहती है वो ये है कि जो सेना के जो सरबराह हैं और वो 2023 के बाद जो तब्दीली आई उनका ना वो स्मगलिंग सबसे पहले उन्होंने स्टेप जो उठाया है वो स्मगलिंग की रोकथाम और जीरो टॉलरेंस जो है ना वो उठाया है। लिहाजा उसकी वजह से मार्केट पाकिस्तान की जो कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय थी या अपडेट नहीं हो रही थी वो किसी हद तक जो पैरों पर खड़ी हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि असल में सिक्योरिटी स्टेट बनाने वाले जितने भी अफराद थे वो अगर चाहते हैं कि वो स्मगलिंग दहशतगर्दी पर
या इस किस्म के जितने भी समाजी जो है वो एलिमेंट्स हैं जो कि नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, जी उन पर काबू पाना है तो वो ये काम कर सकते हैं, उनको ये काम करना चाहिए। बिल्कुल और अगर काम कर रहे हैं आज, चाहे वो तारीख की मजबूरी के तहत कर रहे हैं, चाहे वो अवामी प्रेशर के तहत कर रहे हैं, चाहे खित्ते के दीगर ममालिक के या इकोनॉमिकल क्राइसिस को पेश नजर कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये एक मस्बित कदम है वो कि जाहिर है कि दहशतगर्दी में मारे जाने वाले को हम हाइप भी क्रिएट करते, लेकिन वो दहशतगर्द जो होता है वो किसी भी जगह का वो दहशतगर्दी होता है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो श्रीलंका में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो। बिल्कुल लिहाजा किसी भी किस्म की जो है ना रियायत देना मेरा ख्याल में दुरुस्त बात नहीं है। बिल्कुल वारिस रजा, जिस तरीके से आपने बताया कि 2023 के बाद वहां पे थोड़ा सा परिवर्तन आया है, मौजूदा सरकार जो है इस तरह की चीज़ों को या इस तरह के व्यापार को या स्टेट्स को पसंद नहीं कर रही है, तो फिर तो काफ़ी तारीफ हो रही होगी पाकिस्तान में मौजूदा सरकार की। जी बिल्कुल, इस बुनियाद पर जो है ना उन्होंने इकोनॉमी को भी स्टेबलाइज तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इकोनॉमी को कम से कम के थोड़ा सा सहारा दिया है, एक जो है ना स्टैंड लिया है। तो इस वाले से देखिए स्मगलिंग का किसी भी मुल्क में रुकना बहुत जरूरी है। और बाकायदा देखिए हर चीज का एक तरीकेकार होता है, तिजारत है, हम भारत से तिजारत कर सकते हैं, भारत हमसे तिजारत कर सकता है, श्रीलंका से हम कर सकते हैं, किसी भी ममालिक से हम कर सकते हैं। तो तिजारती ताल्लुकात जो है ना वो होने चाहिए तमाम यानी खासतौर से हमारे सब कॉन्टिनेंट के जितने भी कंट्रीज है, और हमारा तो सबसे बुनियादी हमसाया पड़ोसी है हमारा भारत। वो जितनी मदद कर सकता है या जितनी हम उसकी मदद कर सकते हैं इस माशी इस्तेहकाम के लिए, मेरे ख्याल में वो की जानी चाहिए। और वो अगर ये कुछ चीजें हो रही हैं तो मेरे ख्याल में इसको पॉजिटिव देखना चाहिए। वारिस रजा, जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं कि भारत से भी इसको जोड़ के देखा जा रहा, कहा जा रहा है कि भारत का भी कुछ था, पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ आया है, आप मानते हैं या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है या वाकई ऐसा कुछ है क्या? मैं समझता हूँ ये बिल्कुल अफवाहें हैं, और इस किस्म के एलिमेंट्स जो होते हैं कि जो दो मुल्क के अवाम के दरमियान, जनता के दरमियान और सरकार के दरमियान जो गलतफहमियां पैदा करके और वही दूरी रखना चाहते हैं, वही जो है ना फासला रखना चाहते हैं, वही जो है ना अवे करना चाहते हैं एक दूसरे को, ये उनका एक प्रोपेगेंडा है। और इसमें मुकम्मल तौर से यहाँ की एक सियासी जमात जिसके कायद जो है ना इमरान खान है, वो और अमेरिकन जो यहाँ एलिमेंट्स हैं जो इस बड़े सर्दी के खत्ते को, हमारे सब कॉन्टिनेंट को जो है ना जो है इकोनॉमिकली दुरुस्त नहीं देखना चाहते, या एक दूसरे के जो ताल्लुकात हैं पड़ोसियों के वो दुरुस्त नहीं देखना चाहते, उनका ये एक बेइंतहा बेहंगम और मेरे ख्याल में कि नेगेटिव प्रोपेगेंडा है। इसमें मेरे ख्याल में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जनताओं से लेकर सरकार को काम धरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसमें मजीद जो है ना वो स्टेप लेने की जरूरत है। बिल्कुल वारिस रजा, मैं एक और बात समझना चाहता हूं आपसे, जिस तरीके के हालात हैं भारत की सीमाओं पर रहते हैं पाकिस्तान के साथ में, उसका अब ये जो पूरा मामला हुआ उसमें दो चीज़ें हैं मेरे बस में आपसे जानने के लिए। नंबर एक कि यदि ये जो फैजल जट है उस पुलिस अधिकारी पर हमला नहीं करता या उसकी डेथ नहीं होती तो क्या पुलिस इतनी बड़ी कार्रवाई करती या नहीं करती, और सरकार का क्या उसमें रहता? तो क्या सिर्फ और सिर्फ इसलिए कार्रवाई करनी पड़ी क्योंकि एक पुलिस अधिकारी मारा गया और पुलिस को ये पसंद नहीं आया कि कैसे एक इस तरह का व्यक्ति हमारे पुलिस अधिकारी की हत्या कर सकता है? देखिए इसमें मैं आपको एक बताऊं जो मेरी अपनी मालूमात है, मैं आपको बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं कि स्मगलिंग के हवाले से पाकिस्तान बहुत डेट्राइड कंडीशन में है इकोनॉमिकली। लिहाजा अगर आप उसको खत्म नहीं किया, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो कराची में हो, चाहे वो लाहौर में हो, या कहीं भी हो, किसी भी सर्कल में हो, जब तक आप उसको एलिमिनेट नहीं करते या एलिमिनेट करना शुरू नहीं करते, चले आप शुरू तो करें ना, एलिमिनेट शायद के किसी भी मुल्क में बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन कर भी सकते। तो मैं समझता हूँ कि उसका फर्स्ट स्टेप के तौर पर, या सेकंड स्टेप के तौर पर इस किस्म के जो भी दहशतगर्द हैं, जो भी समाज में हमारे खराबियां पैदा करते हैं,
उसको एलिमिनेट करना चाहिए और तमाम सरकार की ये जिम्मेदारी भी है। और खासतौर से सिक्योरिटी स्टेट वालों ने, चूंकि ये हमारे लिए मुसीबतें खड़ी की और इकोनॉमिक डेटोराइज कंडीशन को ले गए, लिहाजा उनकी बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि वो विदाउट नेगेटिव प्रोपेगेंडा वो जो है ना ये काम करे और पाकिस्तान की इकोनॉमी को करे, और उसके साथ साथ हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान है, हम उससे तिजारत करें, उसके पॉजिटिव पोस्चर हमको दिखाने भी चाहिए। और ऐसे ही हमें उम्मीद है कि इंडिया भी एक पॉजिटिव किरदार अदा करेगा। नहीं, बिल्कुल इंडिया बिल्कुल पॉजिटिव है इसके अंदर। आखिरी सवाल आपसे वारिस रजा, सेना का क्या रिएक्शन आया इसके बाद? देखिए, सेना का रिएक्शन ये है कि वो के उसमें थोड़ा सा प्रोपेगेंडा है जिसका आप शिकायत भी कर रहे हैं, बख्शी साहब भी शिकायत कर रहे हैं, बिल्कुल है। और ये जो है ना बात मतलब रियासतों की न जाने क्यों एक बिला वजह की जो है ना मजबूरी हो जाती है, शायद कि वो उन एलिमेंट्स को जो है ना खुश करने के लिए जो कि नेगेटिव एलिमेंट्स हैं या उनको दबाने के लिए, बाहर जो भी है, मैं समझता हूँ ये प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। लिहाजा मैं समझता हूँ हाँ, सेना के जो बड़े किरदार हैं उनका पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। बाकी उस सेना के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ये प्रोपेगेंडा मशीनरी का किरदार कर रहे हैं, जिसमें अमेरिकन एड और इमरान खान की एड शामिल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वारिस रजा, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए पाकिस्तान से। तो आप सुन रहे थे वारिस रजा को। वारिस रजा ने पूरा बताया है कि मामला क्या था, कैसे हुआ और इसकी जड़ क्या थी और क्यों पाकिस्तान की पुलिस को इतनी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। जो मौजूदा सरकार है, जो 2023 के बाद से वहां से सक्रिय है, वो इस तरह की एक्टिविटीज, इस तरह के काम धंधों को पसंद नहीं करती है और उसकी पाकिस्तान में बुरी बुरी तारीफ हो रही है। तो ये वो है एनकाउंटर जो लगभग 18 घंटे चला, जिसके अंदर हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया पाकिस्तान ने और फैजल शहजाद और फैजल जट को मार गिराया। उसके साथ में 2 साथी और उसके मार गिराए। लेकिन इसके बाद पूरी दुनिया में इस एनकाउंटर की तारीफ हुई और पाकिस्तान की भी तारीफ की जा रही है कि उसने अपने देश को ऐसे अपराध से मुक्त करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है, वो भी इतने लंबे समय के बाद किसी सरकार ने ये कदम उठाया है। तो ऐसे में ऐसी सरकार की तारीफ की जानी चाहिए और पाकिस्तान की आवाम को भी ऐसी सरकार की तारीफ करनी चाहिए। यदि ऐसे कार्रवाई होती रहेंगी तो कोई भी स्टेट हो, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो या कोई भी स्टेट हो, वो अपराध मुक्त बन सकता है। फिलहाल आज की बड़ी खबर में सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप AB स्टार न्यूज।